हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और अभी तक हमने कई टॉपिक्स को समझा, इवेंट्स और इंसिडेंट्स को पढ़ा बच्चों। आज अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम लोग इस टॉपिक को, इस हेडिंग को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप देख रहे हैं 5th हेडिंग है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। पिछले वीडियो में मैंने इससे पहले तक का आपको बता दिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो पिछला टॉपिक था शायद वो विमेन पार्टिसिपेशन से रिलेटेड था। ये आप स्क्रीन पे देखोगे, ये डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन 4 नंबर। तो महिलाओं की स्थिति क्या थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसके बाद किस तरह से उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। और फिर भी 1946 में जाकर फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। ठीक है। अब एक जो मुद्दा था वो था स्लेवरी। स्लेवरी यानी गुलामी, दासता या दास प्रथा। बच्चों क्या था कि अब मैं तुम लोगों को क्या समझाऊं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। एबॉलिशन का मतलब होता है समाप्ति, समाप्त करना, हटाना, बंद कर देना। स्लेवरी यानी दास प्रथा, गुलाम बनाना। ये क्या थे, चलो थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ। ये जो यूरोपीय लोग थे, विभिन्न यूरोपीय ताकतें, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, ठीक है, हंगरी, पुर्तगाल, ये हॉलैंड है ना, ये लोग जो हैं रिसोर्सेस की खोज में, संसाधनों की खोज में अफ्रीका, एशिया के विभिन्न देशों में समुद्री यात्राओं के द्वारा जाते थे, व्यापार करते थे। और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो एक तरह से पॉलिटिकल डोमिनेंस भी हासिल करना शुरू कर दिया। चूँकि एशिया और अफ्रीका के जो देश थे वो इतने ज़्यादा विकसित सोच वाले नहीं थे। काफ़ी हद तक जो एक वैज्ञानिक अप्रोच है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, वो इन देशों में नहीं था, जिसका फ़ायदा इस यूरोपीय ताकतों ने उठाया। ये साइंटिफिकली उस बहुत एडवांस थे और इसका उपयोग इन लोगों ने किया। और इन्होंने क्या किया, उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, यानी कॉलोनीज़ बनानी शुरू कर दी अपनी। इंडिया को भी उन्होंने एक कॉलोनी बना लिया, हमारा देश भी एक कॉलोनी बन गया ब्रिटेन का। उसी तरह फ्रांस ने भी बहुत से अफ्रीकी देशों को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी कॉलोनी बना लिया। अमेरिका, इंग्लैंड ने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अपना काफ़ी प्रभाव डाला। चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई, ताकतवर देश कमज़ोर देश पर कब्जा करता ही है और उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज तो नहीं कहेंगे, एक तरह से हम कहेंगे एक्सप्लॉइट करता है। लेकिन एक बहुत ही घृणित कार्य भी होता था बच्चों, बहुत ही गंदा कार्य। वो ये था मानव व्यापार, मनुष्यों का व्यापार। बच्चों ये फ्रांस में जो व्यापारी होते थे, विभिन्न जो ट्रेडिंग कंपनीज होती थी, ये लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो तटीय देश हैं वहाँ जाते थे और वहाँ पर ये अपने एजेंट्स के थ्रू जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, बेचारे जो आदिवासी थे,
अबोध, जो दूसरे विश्व से उनको कोई मतलब नहीं, उनको ये लोग पकड़ के जंजीरों में जकड़ करके एक वस्तु की तरह, एक सामान की तरह जहाज़ों में भर कर ठूंस ठूंस कर भर लेते थे। जैसे कोई बोरे में कोई अनाज भरा जाता है, उस तरीके से ये लोग आदमियों को, वहाँ के पुरुषों को ख़ास तौर से भर करके रस्सी से हथकड़ियों में बांध करके इन लोगों को ले जाते थे। और जहाँ पर भी इन लोगों का प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता था या कोई माइंस वगैरह होता था, जहाँ पर भी मज़दूरों की ज़रूरत होती थी, ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जहाँ पर कि एक्सटेंसिव फार्मिंग होती थी, विस्तृत खेती होती थी, लंबे लंबे खेत, बड़े बड़े चौड़े चौड़े खेत होते थे, वहाँ खेती करने वाली बात होती थी। तो इन लोगों को मज़दूरों के तौर पे ले जाया जाता था और इन लोगों को बेचा जाता था। इन अफ्रीकी मूल के लोगों को बेचा जाता था, है ना, अफ्रीका से उठा करके। और इसमें ये एक बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस होता था। इसमें ये जो यूरोपीय व्यापारी हैं बहुत मुनाफा कमाते थे, बहुत फ़ायदा कमाते थे। ये एक घृणित काम था, लेकिन इसमें ये लोग बहुत पैसा कमाते थे। ये स्लेवरी वाले बिजनेस में गुलामों को बेचना खरीदना यही काम होता था। तो इसके जब फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस में लोकतंत्र जैसी बातें होने लगी, लिबरलिज्म यानी उदारवादी सोच के लोग हावी होने लगे, इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरह की जो मोरल वैल्यूज़ वाली बातें आने लगी, मोनार्की, राजतंत्र समाप्त हो गया। तो लोगों फ्रांस में ही, फ्रांस जो कि एक, फ्रांस के व्यापारी ये व्यापार करते थे, लेकिन फ्रांस में ये बातें उठने लगी कि जब हम सारी चीज़ अच्छी कर रहे हैं, मतलब एक जो अत्याचार या शोषण पे आधारित व्यवस्था है अपने देश में, उसको हटा रहे हैं, क्रांति हो रही है, तो क्यों ना ये जो एक घृणित कार्य है कि ये जो हमारे देश पे एक धब्बा है, ये ट्रेड, स्लेव ट्रेड, है ना, गुलामों का व्यापार, दासों का, गुलामों का व्यापार करना, यानी मनुष्यों का व्यापार करना, बेचना खरीदना, इसको क्यों ना रोक लगाया जाए, इसको क्यों ना बंद किया जाए। तो ये कैसे हुआ, इसको इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे। One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. जैकोबिन रिजाइम में जब मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियरे, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था, जब एग्जीक्यूटिव बना, प्राइम मिनिस्टर बना, तो उसने जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी सामाजिक सुधार किया वो ये था कि जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, यानी फ्रांस ने जिन जिन अफ्रीका, एशिया या अन्य फ्रांस के अलावा बाहर किसी देश पे कब्जा किया था, कॉलोनी बनाया था, वहाँ पर इस सरकार ने स्लेवरी यानी दास प्रथा को समाप्त कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुडेलुप एंड सेंट डोमिंगो, ये कैरेबियन आइलैंड है बच्चों, वेस्ट इंडीज़ का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ये उन्हीं के द्वीप हैं। वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। इन कैरेबियन आइलैंड्स में से जो है व्यापार होता था। ये फ्रांस की कॉलोनी थी और यहाँ से फ्रांस को टोबैको, तंबाकू, इंडिगो यानी नील, शुगर, कॉफ़ी वगैरह मिलता था। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स मींट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन यूरोपीय लोग जो हैं, इन्हें अपनी दूर दूर अफ्रीका, एशिया के देशों में अपनी कॉलोनी तो बना लेते थे, और प्लांटेशन वगैरह का जो बागाती कृषि है ना, उसमें अपना इन्वेस्ट भी करते थे। लेकिन भाई इस तरह का जो भी काम है उसमें मानव श्रम की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये यूरोपीय जो है वो मजदूरी करना नहीं चाहते थे कि भाई हम उतना दूर, अपने देश से दूर जाकर वहाँ एक अनजान देश में, है ना,
खतरों से भरे इलाकों में हम जाके मजदूरी करें, ठीक है, जहाँ के लिए वो एकदम अनफैमिलियर थे, है ना। सो दिस वॉज मेट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिकाज। तो इस मानव श्रम की पूर्ति के लिए, मजदूरों की पूर्ति के लिए एक त्रिकोणीय व्यापार होता था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड व्यापार होता था, मानवों का व्यापार होता था, मनुष्यों का, आदमियों का, गुलामों का स्लेव ट्रेड। किन 3 महाद्वीपों के बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज। अमेरिकाज मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। इस दास व्यापार की, गुलामों के व्यापार की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स एंड नैंटेज टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस। फ्रांस के व्यापारी जो हैं, फ्रांस के 2 पोर्ट शहर बोर्डेक्स या नैंटेज, है ना, यहाँ से ये जहाज़ों के द्वारा अफ्रीका के तटीय इलाकों में, है ना, अफ्रीका के तटीय इलाकों में जाते थे और वहाँ के जो लोकल मुखिया होते थे, आदिवासियों के जो मुखिया होते थे, है ना, उनसे बात करके, वो एजेंट की तरह काम करते थे, उनसे बात करके गुलाम, दासों को, यानी आदमियों के, वहाँ के लोकल अफ्रीकन लोगों को खरीदते थे। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, ब्रांडेड यानी उन पर टैग लगाया जाता था, उनका दाम तय होता था, है ना, मतलब हट्टे कट्टे हैं, स्वस्थ हैं, क्या उम्र है, उसके आधार पे उनका ब्रांड लगता था। एंड शैकल्ड, उनको हथकड़ियों में, बेड़ियों में बांधा जाता था। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन। और फिर उनको टाइटली, मतलब जहाज़ों में भरा जाता था, एकदम जैसे किसी वस्तु को भरा जा रहा है ना। और लगभग 3 महीने लंबी यात्रा, समुद्री यात्रा, अटलांटिक पार करके कैरेबियन आइलैंड में उनको ले जाया जाता था। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर, जहाँ की जो बागाती कृषि करने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे, जिनका टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन या टोबैको का प्लांटेशन का काम होता था, उन व्यापारियों को, है ना, बेचा जाता था, इन गुलामों को। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। और ये जो स्लेव, ये गुलामों का जो शोषण था, ठीक है, ये क्यों संभव हो पा रहा था? क्योंकि यूरोप के बाजारों में चीनी की, कॉफ़ी की और इंडिगो यानी नील की काफ़ी डिमांड थी। तो भाई अब डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड होगी तो उसकी खेती भी करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी तो उसमें मजदूरी या मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मजदूर आएंगे कहाँ से? तो इन गुलामों से ही मजदूरी करवाई जाती थी। इसलिए ये व्यापार काफ़ी फल फूल रहा था। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नैंटेज ओड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। और यहाँ तक कि फ्रांस के जो 2 तटवर्ती शहर थे, बोर्डेक्स और नैंटेज, यहाँ की संपन्नता, इन शहरों की संपन्नता ही इस स्लेव ट्रेड यानी इस दास व्यापार, गुलामों के व्यापार पर निर्भर हो गई। यानी इतना वहाँ के लोग संपन्नशाली, संपत्ति, पैसे वाले, अमीर हो रहे थे इसी व्यापार के कारण। थ्रूआउट द 18th सेंचुरी देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे थोड़ा बहुत फ्रांस में जो है इस स्लेवरी, इस दास प्रथा या दासों के व्यापार की जो प्रथा थी, है ना, उसकी आलोचना होने लगी थोड़ी थोड़ी, पूरी तरह से नहीं, थोड़े थोड़े लोग, कुछ लोग आलोचना करने लगे कि नहीं ये गलत है। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। अब नेशनल असेंबली में, फ्रांस की नेशनल असेंबली में अक्सर ये जो है बहस होने लगी कि ये जो राइट्स ऑफ मैन है, पुरुषों के 2 अधिकार हैं जो हर फ्रांस के व्यक्ति को मिले हुए हैं, क्या ये
फ्रांस के बाहर जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं वहाँ पर भी लागू किया जाए, इस तरह की बहस होने लगी। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। लेकिन ये कानून नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि डर था नेताओं को, फ्रांस के जो नेता थे नेशनल असेंबली के, उनको इस बात का डर था कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका की इनकम इसी स्लेव ट्रेड पर निर्भर है, कहीं ये विरोध ना करें, है ना। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर कल हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।